से पूरा सुन लीजिए। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था नाभिक। इसके पहले जस्ट टॉपिक क्या था? नाभिक। नाभिक हम लोग कंप्लीट कर लिए। नाभिक में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। आगे फर्दर और स्टडी की जाएगी और क्या पाया जाता है नाभिक में वो बताया जाएगा, लेकिन बस अभी हमने इतना ही पढ़ना था जितना हमने बता दिया। वैसे समस्तनिक, संभारिक, ये सब एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी में हमने क्या सीखना है? रेडियो एक्टिविटी है क्या चीज़, इसको किसने डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया, बाद में किसने मेहनत की है इसमें, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी घटना होती है जिसमें कुछ परमाणु के नाभिक होते हैं और उन नाभिकों में से अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं, ठीक है। इस घटना को बोलते हैं रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसका अध्ययन सबसे पहले बैकुरल ने किया था, इसीलिए इस किरणों को बैकुरल किरणें भी कहते हैं। और जो पदार्थ इन किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, जैसे कि यूरेनियम है। और ये ऑब्जर्वेशन यूरेनियम पर किया था किसने? बैकुरल ने। लेकिन बाद में पता चला कि यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनसे अल्फ़ा, बीटा, गामा या अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं। इन सभी पदार्थों को बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ और स्वतः उत्सर्जन की घटना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता कहते हैं। एक समय बीता और 2 प्राणी इस धरती पर आए जिनका नाम क्या है? पियरे और क्यूरी। हाँ, पियरे और इनकी पत्नी क्यूरी। ये दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत किए और 30 टन कचरा साफ कर दिए थे। 30 टन कचरा, पिच ब्लेंडी बोलते हैं इसको। एक तरीके का तारकोल होता है, तारकोल। और उस 30 टन में से 2 ग्राम एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकाले थे। ये 2 मिलीग्राम था और इसका नाम है रेडियम। क्या नाम है? रेडियम। और जो रेडियम है ये इन यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 10 लाख गुना, 10 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव होता है। तो पहले बैकुरल ने ऑब्जर्वेशन किया 1896 में और बैकुरल ने देखा कि यूरेनियम जैसे पदार्थ के परमाणु से कुछ किरणों का उत्सर्जन होता है। इन किरणों को बैकुरल किरणें या अल्फ़ा, बीटा, गामा या रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और बाद में ये देखा गया कि केवल यूरेनियम ही नहीं, बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके नाभिक से अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणें या अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। ऐसे पदार्थों को कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ और इस पूरी घटना को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता कहते हैं। बाद में पियरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने मिल करके 30 टन पिच ब्लेंडी का कचरा साफ़ किया और उसके सभी तत्वों को अलग करते करते वो 2 मिलीग्राम रेडियम डिस्कवर करने में सफल हुए। और ये जो रेडियम है ये यूरेनियम के अपेक्षा लगभग 10 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिविटी रखता है, ठीक है। इसके लिए 1903 में दोनों पति पत्नी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज। अरे भाई क्यों भाई क्यूरी की डेथ हो गई या पियरे मर गए, ये तो एक नेचुरल घटना है, प्राकृतिक घटना है, मरना तो सबको है। जी, जब ऐसे कचरा साफ करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव तो पड़ेगा ही शरीर में, एक दिन मरना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन्होंने इतना मेहनत किया जिसकी वजह से रेडियम डिस्कवर हुआ और वो रेडियम आज आप देखते हो बहुत जगह, हर जगह यूज़ किया जाता है और इतना एक्टिव होता है कि ज़रा सा भी लाइट अगर पड़ जाए इतना तेज़ी से चमकता है जैसे कि वहाँ टार्च कोई जला रखा हो। जैसे कि सड़क पे आप देखो जगह जगह पे ऐसे डिवाइडर के पास या हर जगह लगा रहते हैं ना,
अरे तो अब सस्ता मिलने लगा, तब उस समय किसी को पता ही नहीं था। इन दोनों ने मेहनत की, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, तब जा कर के सफलता मिली है। और आज इसको ऐसे लोग यूज़ करते हैं जो बिल्कुल अंगूठा टेक होते हैं। यही अफसोस की बात है। ये बड़ा अच्छा है। देखो जो रेडियम है, इस रेडियम से प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं होता है। जो सड़कों पे या नंबर प्लेट आप देखते हो रेडियम लगा हुआ, वो प्रकाश का उत्सर्जन तब करता है जब बाहर से उसको प्रकाश ऊर्जा मिलती है। अगर प्रकाश ऊर्जा बाहर से नहीं, एक्सटर्नल एनर्जी ना मिले, तो रेडियम है या नहीं ये पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्वतः उत्सर्जन नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। इस पे जब लाइट आती है तभी उत्सर्जित करता है। जबकि यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम जैसे जो परमाणु हैं, ये कहीं भी अगर पड़े हो एक कोने में, तो इन्हें किसी लाइट की ज़रूरत नहीं है। ये अंधेरे कमरे में रख दोगे तो वहाँ भी रोशनी फैला देते हैं। अर्थात इनमें से फोटॉन्स निकलते रहते हैं और इनके नाभिक में से निकलते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन परमाणु से नहीं होता है, परमाणु के नाभिक से होता है। समझे? जैसे जैसे फोटोन निकलता जाता है, यानी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होते रहते हैं, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल रेडिएट होते रहते हैं, वैसे वैसे परमाणु के नाभिक का भार कम होता जाता है। और एक निश्चित द्रव्यमान, जिसे क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, उस द्रव्यमान से कम होने के बाद इस परमाणुओं के नाभिक में से कोई भी किरणें बाहर नहीं आती है, एनर्जी बाहर नहीं आती है। और ऐसे नाभिक को अस्थायी नाभिक कहते हैं, जो स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, सोडियम का 1 11 Na23 है, और ऐसे ही सोडियम में 1 11 Na24 होता है। सोडियम है, या आप ये कार्बन ही ले लीजिए, 6C12 जो कार्बन आप देख रहे हो, 6 परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान 12 वाला, ये अस्थायी होता है, स्टेबल न्यूक्लियस, इसमें से कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन ये जो 14 वाला है, इसमें देखो आप, इस 12 के अपेक्षा 2 ग्राम द्रव्यमान क्या है, अधिक है। वो 2 ग्राम जब तक अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में रेडिएट होकर बाहर नहीं चला जाएगा, तब तक ये स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, इसके नाभिक में परिवर्तन होता रहेगा। और जैसे ही 12 तक पहुंचता है, ये अस्थायी हो जाता है, फिर इसमें से अल्फ़ा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थियरी, ये अल्फ़ा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, यानी जिन्हें कुल मिलाकर न्यूक्लियन कहते हैं, जब न्यूक्लियन अलग अलग होते हैं तो उनका द्रव्यमान अलग होता है, ज़्यादा होता है। और जब वो एक छोटे से क्षेत्र में कंडेंस हो जाते हैं, जैसे कि नाभिक के अंदर, तब उनका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है। और कम इसलिए होता है क्योंकि वही द्रव्यमान अल्फ़ा बीटा गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित होता रहता है। जब तक एक निश्चित द्रव्यमान तक यह मान नहीं पहुंच जाता, परमाणु अस्थायी होता है। और ऐसे द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। इसी थ्योरी को यूज़ करके आइंस्टीन ने परमाणु बम बनाया था। परमाणु बम इसी सिद्धांत पे बना है, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो यूरेनियम, पोलोनियम मैंने आपको समझाया, ये वो पदार्थ है जिनमें से स्वतः, यानी इट सेल्फ, इन्हें अंधेरे कमरे में भी रखा जाए तो इसमें से लाइट पार्टिकल रेडिएट होते रहेंगे। लेकिन रेडियम एक ऐसा तत्व है जिसे अंधेरे में रख दो तो दिखेगा नहीं, यानी इसमें से इट सेल्फ जनरेशन नहीं होता, बाहर से लाइट आती है तो ये एक्टिव हो जाता है, बिना एक्सटर्नल एनर्जी की एक्टिवेट नहीं होता। यहाँ पे आपको ये जानकारी स्पष्ट हो गई जी? घड़ी नेक्स्ट है। इसके बाद इन अल्फ़ा बीटा गामा किरणें, इन्हें कब कहा गया और किस आधार पे कहा गया वो भी देखो। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें शीशे के बहुत मोटे मोटे दीवारों के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा गया इस तरीके से, और एक छोटा सा क्षेत्र यहाँ रखा गया जिनमें से बाहर आ सके किरणें। यहाँ पे पदार्थ को रखा गया, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थ। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ है, यहाँ से किरणें निकलेंगी। इन किरणों के बारे में डाटा इकट्ठा करने के लिए वैद्युत क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए 2 समांतर प्लेटें ली गई। एक प्लेट थी ऋणावेशित और एक प्लेट थी धनावेशित। 2 समांतर प्लेटों के बीच में एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, मान लिया हमने E।
जो किरणें इसमें से निकल रही हैं उनमें से कुछ किरणें तो अपने मार्ग पे सीधे चली गई, ये अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। इन किरणों को कहा गया फोटॉन्स। यही प्रकाश उत्पन्न करती हैं, इन्हें हम कहते हैं गामा फोटॉन या गामा किरण कहते हैं। और ये उदासीन होती है, ये विद्युत उदासीन होती है। कुछ किरणें ऐसी थी जो धन प्लेट की ओर मुड़ गई, जा करके ऐसे जो धन प्लेट की ओर मुड़ गई, इसका मतलब है इन किरणों की प्रकृति ऋणात्मक रही होगी। इन्हें बीटा किरणें कहा गया। बीटा किरणें वास्तव में बीटा जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन के जैसे ही होते हैं या इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसे बीटा किरण कहा गया। और इसकी प्रकृति कैसी मानी गई? नेगेटिव, क्योंकि वो धन प्लेट की तरफ मुड़ गई। कुछ किरणें ऋण प्लेट की तरफ गई ऐसे, और जो ऋण प्लेट की तरफ जा रही है निश्चित है कि वो तभी आकर्षित होगी जब इसकी प्रकृति धनात्मक हो, तभी तो ऋण प्लेट की तरफ जाएगी। तो ये धनात्मक प्रकृति वाली किरणें हैं, इन किरणों को कहा जाता है अल्फा किरणें। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग किया गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन किरणों का विचलन प्राप्त हुआ। कुछ किरणें धन प्लेट की तरफ और कुछ किरणें ऋण प्लेट की तरफ शिफ्ट हो गई। बाकी कुछ किरण ऐसी थी जो बिना विचलन के ही सीधे अपने मार्ग पर निकल गई। इसका मतलब है कि दो किरणों के बीच में यहाँ आवेशों का कुछ ना कुछ अस्तित्व है, जबकि तीसरी किरण में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसमें विचलन नहीं हुआ। इसका मतलब वैद्युत बल इस पर लगा ही नहीं, और वैद्युत बल तब तक लगेगा जब तक चार्ज हो। बिना चार्ज के बल वैद्युत बल लगता नहीं। तो इसका मतलब फोटॉन्स जो यहाँ दिख रहे हो आप किरण, गामा किरण, ये उदासीन होती है और वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ क्या उत्पन्न करती है? प्रकाश। और इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। यानी ये लगभग समझ लो आप 15 सेंटीमीटर मोटे लोहे की चादर को भेद करके आर पार गुजर जाती है, इतनी भेदन क्षमता इसकी होती है। पर यह विद्युत उदासीन होती है। और कुछ किरणें ऋणात्मक प्रकृति वाली है, जो धन प्लेट की तरफ मुड़ी वो ऋण प्रकृति वाली, जो ऋण प्लेट की तरफ मुड़ी वो धन प्रकृति। इन किरणों को नामकरण कर दिया गया, नाम रखा गया अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अल्फ़ा किरणें यानी अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अगर आपसे पूछा जाए इनकी प्रकृति कैसी है तो आप बोलोगे अल्फ़ा की प्रकृति कैसी है? पॉजिटिव बिहेवियर वाली है ये, और बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि गामा न्यूट्रल होती है। ये वैद्युत क्षेत्र में विचलित हुई, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र से भी विचलित होंगे? ऐसा जानने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का भी उपयोग किया गया कि मान लो ये कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और दैट्स इट। इधर मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। एक मैग्नेटिक फील्ड लिया गया और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने मटेरियल को रखा। हमने का मतलब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा उन लोगों ने रखा होगा। और यहाँ से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसमें से अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलती हैं और ये पूरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें किरणों की प्रकृति वैसे ही मिली जैसे यहाँ हमको प्राप्त हुई थी। वैद्युत क्षेत्र में जैसा व्यवहार मिला ठीक वैसा ही व्यवहार हमें चुंबकीय क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। कुछ किरणें नॉर्थ पोल की तरफ और कुछ साउथ की तरफ डेविएट हो जाती है, बाकी कुछ किरणें अपने मार्ग पर सीधे चली जाती हैं। तो जो यहाँ पर डेविएट होके जा रही है इनको कहा गया बीटा रेज और इनको कहा गया अल्फ़ा रेज। तो किरणें एक पॉजिटिव नेचर की यहाँ पर भी और नेगेटिव नेचर की, और जो यहाँ लास्ट आप देख रहे हो इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है, इन्हें बोलते हैं गामा रेज या इसे गामा फोटोन भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से लाइट जनरेट होती है, बाकी अन्य से तो लाइट जनरेट नहीं होती। अब इतना जानने के बाद आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए कि नाभिक से एक समय पर केवल एक ही प्रकार की किरण उत्सर्जित होती है, अल्फा या बीटा।
उत्सर्जित होती है, जबकि गामा दोनों के साथ उत्सर्जित होती है, दोनों के साथ उत्सर्जित होती है। ठीक है, देखो एक परमाणु का नाभिक है ना, तो उसमें से या तो अल्फा ही निकलेगा या बीटा ही निकलेगा। एक ही नाभिक से दोनों किरणें नहीं निकल आती है, केवल एक ही उत्सर्जित होगी, चाहे अल्फा चाहे बीटा। बाकी गामा अल्फा के साथ भी उत्सर्जित हो सकती है और बीटा के साथ भी हो सकती है। ये आप नोट कर लीजिए, बाकी आगे की चर्चा कल करेंगे।